पंचायती राज मंत्रालय द्वारा महिला जनप्रतिनिधियों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? सक्षम महिला मिशन, पंचायत संकल्प, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, महिला पंचायत दीप योजना। ये आप लोगों से पहला सवाल पूछा गया है करंट अफेयर्स का। तो 71वीं बीपीएससी के लिए सबसे पहला सवाल आपके पास चला गया है। सबको गुड इवनिंग। कुंदन कुमार गुड इवनिंग। तो पहला सवाल बनाएंगे, बहुत आसान है और लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इसका आप लोग मेंस में देखें ना तो केस स्टडी के रूप में बहुत बढ़िया आता है। मधुबनी जिला में बहुत ही अच्छा एक जो मुखिया है वो उन्होंने काम किया जिनका नाम रानी देवी है। तो उनके केस स्टडी को भी आप लिख सकते हैं इस सवाल से जुड़ा। जो अगर ऐसा सवाल आता है मेंस में पंचायती राज पे तो आप उनके केस स्टडी को लिखिएगा कि जो ओपन डेफिकेशन फ्री वाला जो मूवमेंट था उसमें, यानी कि जो खुले में शौच से मुक्ति वाला जो अभियान चलाया गया था वो बड़ा अच्छा चला था। तो ये तभी चलेगा जब इस तरीके से योजनाएं जमीनी स्तर पे कारगर हो सके। तो यही कारण है कि आपके लिए पहला सवाल पूछा गया है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा महिला जनप्रतिनिधियों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। तो इस अभियान की शुरुआत क्यों की गई है? क्योंकि जो महिला जो जनप्रतिनिधि हैं उनको सशक्त करने के लिए किया गया है ताकि उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास हो के, उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो गुण है वो विकसित हो सके और साथ ही निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो मजबूत हो सके। तो यही वजह है कि पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा उन महिला प्रतिनिधियों को के लिए ऐसा कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। तो इसको फोकस किया गया है जो भी जैसे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या आप कह सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्थानीय पंचायत या स्थानीय निकाय, जैसे सरपंच। तो जो महिला, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो मुखिया बन गई हैं तो उनकी जगह उनके पति के द्वारा निर्णय लिया जा रहा है, यानी कि पति की प्रॉक्सी भूमिका चली आ रही है महिला के संदर्भ में। है महिला मुखिया लेकिन निर्णय लेने का काम कौन कर रहा है? उनके पति। क्योंकि जो महिला मुखिया हैं वो उतनी सक्षम नहीं है कि वो अपने स्तर पे स्वतंत्र निर्णय ले सकें जो जनहित से जुड़ा मुद्दा हो। तो इसी वजह से पतियों की भूमिका, यानी कि पति की जो प्रॉक्सी छद्म जो भूमिका हो जाती थी, कई स्तरों पे देखिएगा तो वो खुल करके सपोर्ट करते थे अपनी पत्नियों को, उनकी ऑफिस में वो खुद ही बैठ जाते थे। तो यही वजह है कि ऐसा कार्यक्रम शुरू किया गया, यानी कि महिलाओं के लिए शुरू किया गया। जो फोकस क्षेत्र था वो था कि महिलाओं में नेतृत्व कौशल का विकास हो सके उनमें, यानी कि जो महिलाएं हैं उनमें। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि पंचायतों के संदर्भ में कुछ ऐसा निर्णय लेना हो जाए जो बजट से जुड़ा हो तो वो तैयार करने का भी काम हो गया। ई गवर्नेंस या जो डिजिटल साक्षरता होता है उसकी भूमिका हो जाती है। तो इन सब वजह से ही इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा महिला जनप्रतिनिधियों के लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान की शुरुआत की गई है और इसको आप लोग मेंस में भी लिख दीजिएगा, ठीक है? मेंस में भी जैसे मान लीजिए कि आपको महिला सशक्तिकरण के बारे में आपको लिखना पड़े, इसको देखिए लैंगिक समानता के बारे में अगर बात की जाए तो लैंगिक समानता भी तो यहाँ दिखाई देगा। यानी कि अभी तक जो महिलाएं थी उनकी जो भूमिका थी वो कहां तक सीमित थी? घर द्वार इन्हीं सब तक सीमित थी, यानी कि उनकी जो भूमिका थी वो किचन तक थी। अब इन सब कार्यक्रमों की वजह से जो महिला हैं वो किचन से लेकर कैबिनेट तक पहुंचेंगी। तो आप इन सब लाइन को लिख करके महिला सशक्तिकरण हो गया, या जो जेंडर इक्वालिटी की बात की जाती है, जो लैंगिक समानता की बात की जाती है, तो लैंगिक समानता यानी कि महिला और पुरुष निर्णय लेने की प्रक्रिया के आधार पे बराबर के स्तर पे हों, और इसके लिए सरकार के द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है। तो इन सब को आप दिखा करके अपने मेंस के आंसर को बेहतर कर सकते हैं। तो जरूर से आप लोग लिखेंगे। आज भी जो खास करके जो ग्रामीण जो महिलाएं हैं ना उनके सामने बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब देखिए तो जो शासन प्रशासन का जो काम हो रहा है वो मैक्सिमम देखा जाए तो डिजिटल फॉर्मेट में आना शुरू हो गया। अब महिलाओं को एप्लीकेशन के बारे में जानकारी ही नहीं, जैसे ई ग्राम स्वराज्य पोर्टल है, अब उसके बारे में जो महिला है उसको जानकारी ही नहीं है, तो वो कई सारे लोगों से मदद ले रही, चाहे वो उसका जो पति हो, बेटा हो, कोई भी हो सकता है। तो इस कारण से महिलाओं को प्रमोट करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, ठीक है? पीके गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग, ठीक है? जूली, स्वागत है जूली का। शिया रघुवंशी जुड़ गए हैं, ठीक है, जुड़ गई हैं, सॉरी। सिंपल एंड काम, आपका भी स्वागत है। प्रियंका जिया, आपका भी स्वागत है। तो ये फर्स्ट सवाल रहा अपना। नेक्स्ट बनाएंगे आप लोग, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस स्थान पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा उद्घाटित किया गया? गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव,
अहमदाबाद, वाराणसी या फिर पुणे। तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस स्थान पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा उद्घाटित किया गया है? अब विश्व शांति केंद्र, अगर नाम से स्पष्ट आपको हो पा रहा है कि ऐसा केंद्र जो वैश्विक स्तर पर शांति के लिए प्रयास करेगा, यानी कि यहाँ शांति केंद्र जो बनाया गया है उसमें मुख्यतः क्या होगा? अहिंसा की भूमिका को प्रचार करना, है ना। अहिंसा हो, सामाजिक समानता, सामाजिक सद्भाव की बात की जाए, सामाजिक क्या है? सद्भाव की बात की जाए, लोगों के बीच क्या है? सह अस्तित्व की भावना विकसित की जाए। सह अस्तित्व, सह अस्तित्व। लोगों को लड़ा देना बहुत आसान काम है, लोगों को लड़ाने के लिए बहुत छोटी सी चिंगारी काफी होती है, लेकिन उनको शांत बनाए रखना एक लंबी प्रक्रिया का ही परिणाम होता है। यही वजह है कि इन सब कार्यक्रमों की जो भूमिका है वो बहुत जरूरी हो गई है, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, चाहे वो वैश्विक स्तर पे हो। तो इसी कारण से विश्व शांति केंद्र की स्थापना की गुड़गांव में किया गया है, गुरुग्राम में, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा गुरुग्राम में ऐसा किया गया है। जो गुरुग्राम है वो हरियाणा में आता है, वैसे है एनसीआर में, लेकिन हरियाणा में आता है। तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस स्थान पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा उद्घाटित किया? तो गुरुग्राम को याद रखेंगे, ठीक है। अब इन सब का आप लोग ना एसी में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। निबंध में कहीं पर भी ऐसा आपको लाइन लिखना हो जिसमें शांति की बात की जाए, जिसमें सहअस्तित्व की बात की जाए, सामाजिक सद्भाव, है ना, या धार्मिक सद्भाव की बात की जाए, जहां पे गांधी आ जाएं, जहां पे महावीर आ जाएं, जहां पे बुद्ध आ जाएं, जहां पे गुरु नानक आ जाएं, तो उन सबको आप उद्धृत करते हुए आप अपने कम से कम एक दो पैरा ऐसा लिख सकते हैं कि वर्तमान में सरकारों के द्वारा इस स्तर पर प्रयास किया जा रहा है ना। बिहार में क्या है? राजगीर जाएंगे तो विश्व शांति स्तूप है। विश्व शांति जो स्तूप है वो बुद्ध की शिक्षाओं को प्रचारित करता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना बढ़िया आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको जोड़ दीजिए विश्व शांति स्तूप से, आपका आंसर में इसका लगेगा कि आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया है। तीसरा हो गया, भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहां पे खोला गया है? हैदराबाद में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में या फिर जयपुर में? तो भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहां पे खोला गया है? सही जवाब बताएंगे आप। ईशान आपका स्वागत है, रेणु कुमारी का स्वागत है। हाँ, और क्लास की जो लिंक थी वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी चला गया था आप लोगों को पहले ही, तो सूचना मिल गई होगी। इसका उत्तर बताएंगे आप लोग। भारत का पहला, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली। तो आप लोगों ने इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा, आईएमडी का, तो ये आईएमडी नई दिल्ली में है। तो भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम खोला गया है दिल्ली में। मौसम विज्ञान संस्थान का 150 वर्षों के इतिहास को यहाँ बताया गया है, और इस म्यूजियम में कला के माध्यम से मौसम संबंधी जानकारियों को प्रदर्शित करने का भी यहाँ पे काम किया गया है। तो इस तरीके से आप देखिए तो विज्ञान को कला से जोड़ने का ये बहुत ही अच्छा प्रयास इस म्यूजियम के द्वारा किया गया है, और इसमें साथ ही जो अपना जो साहित्यिक या जो सांस्कृतिक जो धरोहर है उसके द्वारा भी मौसम संबंधी जो बातें हैं उसको दिखाई गई हैं। जैसे मान लीजिए कि कालिदास का जो मेघदूत है या तानसेन का जो संगीत है, ऐसा कहा गया था कि इनका जो संगीत है वो मौसम को प्रभावित करता है, तो उन सबको कला के माध्यम से यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। तो भारत की जो ये विरासत है उसका प्रदर्शन किया गया है। आज के समय हम लोग देखें तो जो सैटेलाइट्स हैं या फिर जो रडार है वो सब मानसून, चक्रवात इत्यादि की भविष्यवाणी करते हैं, उन सब की यहाँ पे प्रदर्शनी के रूप में जो है वो डिजिटल रूप में दिखाया गया है। तो ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम स्थापित किया गया है दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट बनाएंगे, हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तनुष्का सिंह, भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी, शिवांगी सिंह। तो आप लोगों ने इसका पहले उत्तर बता दीजिए। आप लोगों ने इसमें नाम सुना होगा, आप लोग उत्तर बताएंगे। मौसम भवन दिल्ली, बहुत बढ़िया। राजन रॉय, तनुष्का, और कोई? अच्छा जवाब आ गया, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, तनुष्का सिंह। तो हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से
जो शामिल होने वाली जो पहली महिला हैं वो हैं तनुष्का सिंह। इन लोगों का भी नाम आप लोगों ने पहले प्रीलिम्स की तैयारी करते समय सुना होगा, लेकिन इन लोगों ने अलग अलग विमान उड़ाए हैं और इनकी स्थायी बहाली नहीं थी। जैसे मान लीजिए कि मिग 21 कोई उड़ा लिया है तो इस कारण से ये भी नाम चर्चा में रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्थायी रूप से इनको पोस्टिंग दे दिया गया है, यानी कि महिला पायलट के रूप में इनकी नियुक्ति कर दी गई है। तनुष्का सिंह को जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में इनकी बहाली कर दी गई है। तो अगर ऐसा बहाली होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भारत की जो महिलाएं हैं उनको अब एक नया अवसर मिल गया। कहां पे? तो पायलट के रूप में स्थायी नियुक्ति का, यानी कि महिलाओं की अब लड़ाकू क्षेत्र में भी भूमिका दिखाई देगी। और अगर ऐसी भूमिका दिखाई देती है तो यहां पे भी लैंगिक समानता की बात हो जाती है। यहां पे भी यानी कि पुरुषों के सिर्फ वर्चस्व में ये सब नहीं रहेगा, महिलाओं के लिए भी अब इनको खोल दिया गया और अस्थायी रूप से नियुक्ति अगर हो गई है तो डिफेंस सेक्टर में महिलाओं को जाने के लिए ये मोटिवेट भी करेगा इस तरीके से। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। जो पहले महिलाओं की जो भूमिका हम लोग दिखाते थे ना बॉलीवुड फिल्मों में, रोने धोने और ये वाला, कि जैसे ही विदाई होती है उनके मायके से तो खूब रोती होती हैं, अब उन भूमिकाओं से महिलाएं काफी दूर निकल गई हैं। अब उनकी बहाली कहां पे हो रही है? तो जगुआर में हो रही है, स्थायी पायलट के रूप में इनकी बहाली कर दी जा रही है। तो महिला और पुरुष अब लेवल प्लेइंग फील्ड पर आ रहे हैं, धीरे धीरे ये आ जाएंगे। अब इनकी बहाली हुई है, आगे आने वाले समय में महिलाओं का वर्चस्व यहाँ पे दिखाई देगा। तो लैंगिक समानता की दिशा में भी ये बहुत बढ़िया कदम है। महिला सशक्तिकरण तो है ही, ठीक है। अब आप लोग लड़ मत जाइएगा, है ना, ऐसा ना हो कि अपने घर में फाइटिंग कर दीजिएगा। धीरे धीरे सब होते रहेगा, बैलेंस तरीके से होना चाहिए। समाज में परिवर्तन हो, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो, परिवर्तन हो, ठीक है। नेक्स्ट है, इसरो ने किन दो नए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है? आकाश 8201 और तेजस 6201, विक्रम 3201 और कल्पना 3201, रोहित 1024 1602, ये बताइए कल्पना 2100 और वायु 2200। तो इसरो ने किन दो नए 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है? इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। तो बहुत आसान है, लेकिन भारत में अब माइक्रो प्रोसेसर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की वजह से कि यहाँ पे लक्षण दिखाई देंगे। तो विक्रम 3201 और कल्पना 3201 ये दो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। अब इसके विकास की घोषणा इसरो के द्वारा कर दी गई है। हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के लिए विदेशों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब क्या है, इसरो के द्वारा ये स्वदेशी इंडिजिनस तकनीक ही यहाँ पे काम आएंगे। यानी कि भारत अब माइक्रो प्रोसेसर के क्षेत्र में भी कदम बढ़ा दिया है और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहेगा। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। दिव्यांगजनों के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पंजाब। जो दिव्यांगजन हैं, तो दिव्यांगजन का मतलब हो गया यहाँ पे जो या तो बोल नहीं पाते होंगे, है ना, या तो सुन नहीं पाते होंगे, डीफ एंड जो म्यूट लोग हैं, तो उनके लिए ऐसा सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल है, उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है या फिर पंजाब है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। तो पंजाब राज्य की विधानसभा के द्वारा ऐसा शुरू कर दिया। जो इंटरप्रेटर जिसको हम लोग कहते हैं, दुभाषी कहते हैं, कि अब वो सांकेतिक जो वहां पे लाइव सेशन चल रहा होगा उनकी रियल टाइम में ये दुभाषी क्या है, सांकेतिक भाषा में अनुवाद करते रहेंगे। तो जाकर के जो बोलने में अक्षम हो गए या सुनने में अक्षम है, उनको जो विधानसभा की कार्यवाही है वो समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो दिव्यांगजनों के लिए पंजाब ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है और इसको कई अलग जो राज्य हैं वो भी इसको अनुसरण कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रयास का अनुसरण किया सकता है कि जो अक्षम लोग हैं, जो दिव्यांगजन के लोग हैं, वो भी विधायी कार्यों में अपनी दिलचस्पी ले सकें और विधायी कार्य उनके लिए सुलभ बनाया जाए, समावेशी बनाया जाए, तब जाकर के पूरे भारत की बात हम लोग कर सकते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पंजाब ऐसा पहला राज्य हो गया जो अपने विधानसभा में सांकेतिक भाषा को शुरू करने वाला राज्य बन गया है, ठीक है ना। हम लोग डीडी न्यूज पे तो देखते ही ना थे, पहले शाम का एक ऐसा एपिसोड आता था न्यूज का जिसमें कुछ ऐसे ही हाथ से इशारा करके लोग न्यूज बोलते थे, है ना। पता नहीं अब आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसा तो था ही। तो विधानसभा की लाइव रिपोर्टिंग कर दी गई है, यानी कि रियल टाइम में वहां पे जो भी, अब जैसे मान लीजिए किसी विधेयक पे वहां बहस चल रहा होगा, तो दिव्यांगजन जो डिफ म्यूट लोग हैं उनको भी रियल टाइम बहस समझ में आएगा।
तो वो भी अपना जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना कमेंट प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जहां पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होगी उस प्लेटफॉर्म पे तो वो कमेंट अपना कर ही सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं अगर उनको समझ में आ रहा है तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सुलभ समावेशी बनाने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण काम पंजाब का है। नेक्स्ट बनाएंगे, हाल ही में किस राज्य ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ओडिशा, असम। सही जवाब क्या है? इमोजी वाला भी सांकेतिक भाषा हाँ कह सकते हैं। डीडी न्यूज में पहले आता था उड़ता पंजाब, अब तो उड़ता बिहार भी होगा आने वाले समय में। लोग इंतजार कर रहे हैं कब शराबबंदी हटे। असम, बहुत बढ़िया जवाब आ गया। ठीक है, रौनक का गलत हो गया, त्रिपुरा गलत है, असम। तो हाल ही में किस राज्य ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, असम को आप याद रखेंगे। तो सेवन सिस्टर की जगह अब क्या हो गया? अष्ट लक्ष्मी का कॉन्सेप्ट आ गया, अष्ट लक्ष्मी का कॉन्सेप्ट आ गया है। और उसमें एक जो राज्य है वो है असम। सिक्किम भी इसमें शामिल हो गया ना, पहले क्या सेवन सिस्टर, अब सेवन सिस्टर में सिक्किम बाहर है, अष्ट लक्ष्मी का कॉन्सेप्ट आ गया, उसमें 8 शामिल हो गए राज्य। नेक्स्ट बनाएंगे आप, सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। तो सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित? चर्चा का विषय रहा है। सही जवाब बताएंगे आप लोग। मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया पढ़ाई की है, सभी लोगों का आंसर सही हो रहा है। कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। असम 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 असम, ठीक है। प्रियंका कुमारी का डिलीट हो गया कमेंट। इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, असम। तो जो ये वाला राष्ट्रीय उद्यान है ना, चिरांग रिपु जो हाथी रिजर्व है, इसी का नाम अब कर दिया गया है सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान। तो आप लोग याद रखेंगे, उसी का नाम चेंज करके ये कर दिया गया है, तो दोनों असम में ही होगा, तो असम को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 के लिए किस भारतीय राज्य को वैश्विक यात्रा गंतव्य के रूप में चुना है? उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल। देखिए, अमेरिका की एक जो पत्रिका है, अखबार है, न्यूज़पेपर है, वॉल स्ट्रीट जर्नल। अब इस वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा भारत के एक राज्य को टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में घोषित कर दिया गया, यानी कि इसने पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। अब आपको उस राज्य का नाम बताना है, जल्दी से आपका सिलेक्शन भी हो जाए, आप सब लोग यहाँ घूम करके आए। तो प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उत्तर बताएंगे उत्तराखंड। और कोई? खुशी कुमारी का ए लग गया, उत्तराखंड नहीं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, सब लोग सही करेंगे, मध्य प्रदेश इसका उत्तर है। तो प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 के लिए किस भारतीय राज्य, तो वैश्विक यात्रा गंतव्य के रूप में मध्य प्रदेश को चुना है। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश ने टूरिज्म, विशेषकर जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो टूरिज्म को प्रमोट करता होगा, उसके लिए लाभदायक होगा, तो इस वजह से मध्य प्रदेश को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने प्रमोट कर दिया है। उत्तर है इसका ऑप्शन सी, वन लाइनर है। तो मध्य प्रदेश अच्छा जगह भी है ना, जैसे मान लीजिए कि मध्य भारत का एकमात्र पर्यटन स्थल माना जाता है पंचमढ़ी को, है ना, पंचमढ़ी को माना जाता है। जो लोग मध्य प्रदेश के हैं उनको पता होगा। तो मध्य ये पंचमढ़ी भी वहां पे है। पूरे मध्य भारत को अगर हम देख ले तो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। बहुत अच्छा ये घूमने का जगह है, शांति सुकून जो कुछ भी आपको चाहिए पंचमढ़ी में अवेलेबल है। नेक्स्ट, भीड़ प्रबंधन क्राउड मैनेजमेंट के कारण किस राज्य के ऋषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का जो दर्जा है अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया था, दे दिया गया है, ले लिया गया था? ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा। तो भीड़ प्रबंधन के कारण किस राज्य के ऋषिकोंडा बीच, बीच मतलब समुद्र तट हो गया, से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया? तो ये एक मानक है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन जो डेनमार्क की संस्था है उसके द्वारा उन तटों को प्रदान किया जाता है जिनकी स्वच्छता या जो सुरक्षा की जो मानकीकरण किया गया है उस रैंकिंग में या उस व्यवस्था उपलब्ध कराने में इनका जो स्तर है वो काफी उच्च है, बहुत ही हाई यहाँ पे जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो यहाँ पे किया गया है। इसी वजह से ब्लू फ्लैग का दर्जा उनको दिया गया है। तो सुरक्षा हो, सफाई हो, स्वच्छता हो, है ना, इन सब मानकों पे वो बहुत अच्छा, मतलब वर्ल्ड क्लास वो फिट बैठते हैं। तो जैसे उड़ीसा का आप लोगों ने देखा गोल्डन बीच, है ना,
केरल का पाकड़ बीच करके था, तो ऋषिकोंडा जो है वो आंध्र प्रदेश का है। तो भीड़ प्रबंधन के कारण किस राज्य के ऋषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा ले लिया गया था वापस, वो था आंध्र प्रदेश। तो यातायात मैनेजमेंट, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको लेकर के, और जो भीड़ प्रबंधन है उसको लेकर के इस दर्जे को वापस ले लिया गया था। यानी कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था आंध्र प्रदेश का, वो ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिलने के बावजूद भी ढंग से काम नहीं कर रहा था, तो वापस लेकर के इनको चैलेंज किया कि आप इस स्तर पे काम करो, तब जाकर के ये आपका मानकीकरण स्थायी रूप से रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कि समुद्री तट है, भारत में बहुत सारी समस्या है, सबसे मेजर समस्या हो जाता है लोग कहीं पे कचरा फेंक देते हैं। बिहार जैसे राज्यों में चल रहे हैं फॉर्च्यूनर से, लग्जरी गाड़ी से, स्कॉर्पियो से चला लग्जरी गाड़ी से, लेकिन खिड़की खोल खोल करके या तो थूकते रहेंगे, नहीं तो फिर कचरा फेंकते रहेंगे। कुछ भी खाएंगे तो खिड़की खोलेंगे कार से, कहीं पर डंप कर देंगे। लेकिन विश्व स्तर पे हम लोग को अगर इस तरीके से करना होगा इक्वालिटी, तो इस हर स्टैंडर्ड पे हम लोग को फिट बैठना पड़ेगा, स्वच्छता के मानकों पे भी। तो कचरा फेंकने की समस्या ये हर जगह हो जाती है, भले वो दिया है यातायात प्रबंधन को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तट है ना, इसके पीछे और भी समस्याएं होंगी। जैसे मान लीजिए कि कचरा प्रबंधन की समस्या, निपटारे की समस्या हो गई है, कचरा निपटान की यहाँ समस्या उत्पन्न हो गई होगी। इसके अलावे पीने का पानी स्वच्छ उपलब्ध नहीं होगा, ये भी हो सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बीच देखेंगे तो अपना वो कुत्ता टहलाने लेके चले जाएंगे, कुत्ता गले में सीकड़ बांध करके टहला रहे हैं, बाकी को फर्क नहीं पड़ रहा है कि सामने और भी जो पर्यटक है उस पर क्या असर पड़ेगा, कहीं काट मत ले। तो ये सब समस्या भारत में बहुत कॉमन हो गई है, इस वजह से ये ब्लू प्रमाणन ले लिया गया, ब्लू फ्लैग का। तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन अध्ययन किया और इस पर अब कंट्रोल कर लिया गया है। नेक्स्ट बनाएंगे आप लोग, मार्च 2025 में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, 10वीं, 18वीं, 24वीं, 30वीं। तो फ्री स्पीच इंडेक्स, ठीक है, तो फ्रीडम के आधार पर देखा जाए तो फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है। अब आपको इसका उत्तर बताना है। स्वच्छता के मानकों में हम लोग बहुत फिसड्डी हैं, वर्ल्ड लेवल पे देख लीजिए, चाहे आप छोटा छोटा कोई यूरोप का कंट्री देख लीजिए, भले वहां जनसंख्या आप कम से आप कंपेयर कर सकते हैं, तो आदत तो सीख ही सकते हैं ना कचरा फेंकने का, चाहे कितनी भी जनसंख्या हो जाए। कचरा जहां फेंका जाना चाहिए वहीं फेंकना चाहिए, नहीं है तो आप अपने बैग में रखिए। ट्रेन में गंदा कर देंगे, थर्ड एसी में चढ़ गए हैं, पटना में इतनी गंदगी है तो लोग ही गंदा करते हैं, कहीं भी डंप कर देंगे कचरा। पटना में तो कचरे वाली गाड़ी घूमते रहती है, वहां पे लोग डंप नहीं करेंगे, यानी कि टाइम से। इंदौर का जो है वो आदर्श उदाहरण हो सकता है, इंदौर में कचरा नहीं है, सड़क पे झाड़ू लग रहा है, आप फ्लाईओवर पे देखिए एक भी कचरा वहां कागज का टुकड़ा तक नहीं दिखाई देगा। लेकिन महिलाएं बहुत ही तन्मयता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ झाड़ू लगा रही है। ऐसा नहीं कि कचरा नहीं है तो झाड़ू हाथ में ले लिए, वैसा नहीं है, झाड़ू लगते ही रहता है। कोई भी व्यक्ति इंदौर जाए और जाकर के देख ले वहां पे किस तरीके से स्वच्छता को लेकर के वहां के प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है। हर जगह डस्टबिन लगा हुआ है, हर जगह सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, कहीं पे लोग बिहार की तरह नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आदत उनमें विकसित किया गया। थूकने पे शुरू में 5,000 का फाइन लगाया गया। इंदौर शहर में जब स्वच्छता को लेकर के नगर निगम काम कर रही थी, तो कोई व्यक्ति अगर सड़क पर थूका और प्रशासन देख ली, उसी से उसको 5,000 का ये फाइन कर देती थी। तो धीरे धीरे आदत विकसित हो गया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 24वां। तो फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत को 24वां रैंक प्रदान किया गया है, 24वां। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो रैंक प्रदान किया गया है, तो इसमें क्या क्या कुछ उदाहरण दिया गया होगा। सबसे पहला तो सरकार की आलोचना, सरकार की आलोचना। कहीं पर अगर हम बात करें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, तो किसी भी देश में इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार की नीतियों की, सरकार की योजनाओं की, सरकार की कार्यक्रमों की, सरकार के किसी भी स्टेप की आलोचना की जा सके। आलोचना निंदा में फर्क होता है, आलोचना की जानी चाहिए। तो सरकार की आलोचना हो गई। अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी के मामले में यह भी आधार यहां पे बनाया गया था। तो इन सब मानकों को देखते हुए भारत को 24वां रैंक, कुल देश की संख्या जी वो 33 थी, 33 में भारत का जो रैंक प्रदान किया गया है वो 24वां प्रदान किया गया। तो शर्मनाक है। अपने यहाँ क्या है, फ्री स्पीच इंडेक्स में बहुत सारी बाध्यताएं हैं। जैसे मान लीजिए अगर कुछ भी हो तो उनपे राजद्रोह अधिनियम लगा देंगे। अगर सरकार की आलोचना की जाए तो हो सकता है कि उनको सेडिशन एक्ट के द्वारा का सामना करना पड़ जाए। जैसे हम लोग रॉलेट एक्ट देखे थे, उसका विरोध आज भी हर कोई करेगा।
लेकिन आज भी राजद्रोह अधिनियम है, सरकार की आलोचना करेंगे तो हो सकता है कि सरकार राजद्रोह अधिनियम किसी पर भी लगा दे। तो इसको भी आधार बताया गया यहाँ पे। इस इंडेक्स को प्रकाशित करते समय यह बताया गया कि भारत में राजद्रोह जो अधिनियम है ये लोगों को बोलने पर प्रतिबंध लगाता है। सरकार इसका इस्तेमाल किसी पत्रकार पे कर सकती है, किसी भी आलोचक पे कर सकती है, तो ये भी यहाँ बताया गया है। इसके अलावा तमाम तरीके से आईटी एक्ट का प्रावधान कर दिया गया है ना। आईटी एक्ट भी लगा दिया जाता है कि आपने ऐसा काम पब्लिकली क्यों किया, सार्वजनिक मंचों पर क्यों किया। तो इस तरीके से भारत को 24वां रैंक प्रदान किया गया है। अब इन सब चीजों से भारत उभरेगा तो फिर इसकी रैंकिंग और बेहतर हो सकेगी। मार्च 2025 में किस राज्य में नदी डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? पहली राष्ट्रीय जनगणना रिपोर्ट के अनुसार तो ये पहली जनगणना की गई है और मार्च में रिपोर्ट आ गया है। अब आपको इसका उत्तर बताना है कि किस राज्य में नदी डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। सही जवाब बताएंगे आप। करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि आपको ना अपना दिमाग ऐसा डेवलप करना है कि अगर कोई भी मेंस का सवाल हो ना तो वहां पे क्रिटिकली एग्जामिन का भी एक ऑप्शन प्रश्न में रहता है, डिमांड। तो उसमें कहता है कि आप क्रिटिकली एग्जामिन करें, आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो आप आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए वैसे कंटेंट को याद रखेंगे तब तो कर पाएंगे आप, नहीं तो अदरवाइज कर ही नहीं पाएंगे। आप तो किसी पार्टी के कार्यकर्ता है नहीं, आपको वहां पे अधिकारी के रूप में अपनी टेस्ट देनी पड़ेगी। तो आप लोग कुछ उदाहरण याद रखेंगे कि जैसे कोई बोलता है तो राजद्रोह अधिनियम। चलिए, फर्स्ट यूपी सेकंड बिहार, बहुत बढ़िया। तो पहला यूपी, दूसरा बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल। तो मार्च 2025 में किस राज्य में नदी डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? तो यह है सबसे अधिक संख्या दर्ज किया गया है उत्तर प्रदेश में, सेकंड पे बिहार है और थर्ड पे पश्चिम बंगाल है। तो टॉप 3 स्टेट्स को याद रखेंगे जो राष्ट्रीय एक्वेटिक एनिमल के रूप में इसको देखते हैं। तो 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था, है ना। और 2020-21 के आसपास में एक प्रोजेक्ट भी लाया गया था, डॉल्फिन प्रोजेक्ट, है ना। तो उसको जैसे डॉल्फिन की संरक्षण की बात होगी तो डॉल्फिन प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। तो सरकार ने ये भी काम किया। तो खैर प्रीटी आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा सूचना आपको याद नहीं रखना है। 2009 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। देश का पहला मानव निर्मित अपतटीय ऑफशोर हवाई अड्डा कहां पे बनाया जा रहा है? कोचिंग में, सालसेट द्वीप, मुंबई में, पोर्ट ब्लेयर में या फिर विशाखापट्टनम में? ऑफशोर का मतलब ये हो गया कि जो मेन लैंड है, जो मुख्य भूमि है, उससे या तो थोड़ा दूर रहे, थोड़ा सा या तो दूर रहे, कुछ ऐसा रहे, कुछ ऊंचाई पे हो जाए मेन लैंड से, तो इसको हम लोग ऑफ शोर कहते हैं। तट से थोड़ा अलग हट करके वहां पे क्या बनाया जा रहा है? हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। कोचीन, सालसेट द्वीप, मुंबई और पोर्ट ब्लेयर। तो ये ऐसा इसलिए किया जाएगा कि शहर में जो क्राउड की समस्या हो गई, जो भीड़ की समस्या हो गई, इस वजह से जो यातायात की समस्या आ रही है ना, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। अब हवाई अड्डा है तो उसको थोड़ा सा पॉल्यूशन फ्री एरिया चाहिए, इको फ्रेंडली जोन चाहिए, है ना। तो इस वजह से भी इसको थोड़ा दूर बनाया जा रहा है। तो मानव निर्मित अपतटीय हवाई अड्डा सालसेट द्वीप, मुंबई में बनाया जा रहा है। देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा होगा जो तट से दूर होगा, ऑफ शोर होगा, मानव निर्मित होगा। इसका फायदा भी हो जाएगा। नेक्स्ट बनाएंगे आप। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 74वीं, 85वीं, 96वीं, 103वीं? तो ये संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। सही जवाब बताएंगे आप लोग। उत्तर बताएंगे इसका। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, 96वीं। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन जो इंडेक्स है उसमें जो भारत की रैंक दी गई है वो 96वीं दी गई है। नेक्स्ट बनाएंगे आप लोग। भारत की पहली जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी किस राज्य के द्वारा घोषित की गई? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश? तो भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? सही जवाब क्या है? सही जवाब क्या है? तो आप लोगों का सवाल बन रहा है 96 आपका सही रहा। EIR1 जुड़ गए हैं मेरे साथ, तो इसका सी आपने, सौरभ सी तेलंगाना। और कोई प्रयास कीजिए, गलत हो गया। इसका उत्तर है मध्य प्रदेश, तेलंगाना नहीं, मध्य प्रदेश। तेलंगाना पिछली बार आप लोगों ने बहुत ज्यादा सवाल बनाए तो तेलंगाना आपको याद हो गया। जिया का सही हो गया मध्य प्रदेश। इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। आप लोग तेलंगाना केवल जान गए, इसीलिए जो तेलंगाना है
आपको यहाँ ऑप्शन में डाल दिया गया है, एमपी, मध्य प्रदेश। उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। तो भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट बनाएंगे, 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन आईओसी 2025 कहां पे आयोजित किया गया? श्रीलंका, नई दिल्ली, माले या फिर मस्कट? सही जवाब क्या है? सही जवाब क्या है? एमपी याद रखेंगे। तनुश्री डी। सही जवाब 16 नंबर का। तो जब भी आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो तो तुक्का लगा रहे होंगे ना, तो जो आपको पसंद है उसको छोड़ करके दूसरा लगा दीजिए। आपको तेलंगाना पसंद आया, आप उसको छोड़ करके दूसरा लगा दिए होते तो आपका सही हो गया होता। तो तुक्का जब भी लगाएं, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको छोड़ करके दूसरा लगा दीजिए। हालांकि तुक्का लगाना नहीं चाहिए। मस्कट, बहुत बढ़िया, एक का गलत हो गया। माले, मस्कट इसका उत्तर है, ओमान। ठीक है, तो मस्कट या ओमान दोनों याद रखेंगे, कोई भी उत्तर। तो 8वां भारतीय महासागर जो सम्मेलन किया गया है वो किया गया है ओमान में, मस्कट में। ठीक है, यानी महासागरों से जुड़े तमाम मुद्दे यहां पे होंगे। हाल ही में गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कार्यालय परिसर अनंत किस स्थान पर खोला है? हैदराबाद में, नोएडा में, पुणे में, बेंगलुरु में? तो गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कार्यालय अनंत किस स्थान पर खोला है? सही जवाब बताइएगा। गूगल के द्वारा पहली बार खोला गया है। राजन रॉय मस्कट में हुआ है। और कोई? राकेश यादव का बी लगा, गलत हो गया था। नेहा कुमारी डी लगा, गलत हो गया, सही हो गया। उसके बाद फिर अभी इस सवाल का जवाब आपको आ जाएगा, सही जवाब बताएंगे। कहाँ थे इतने दिनों से? नोएडा, इसका उत्तर है, सही जवाब है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। तो गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा जो कार्यालय स्थापित किया है अनंत, वो किया है बेंगलुरु में। बेंगलुरु को ध्यान रखेंगे। ठीक है, एनटीपीसी ग्रेजुएट के एग्जाम दिए, अच्छा। नेक्स्ट बताएंगे आप लोग, कमेंट बाद में देख लूंगा आपका। भारत में सीडीएस सीओ से अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण कौन सा है? नारी तरंगिणी, आभा संवेदक, आयु संजीवनी, जीवन दर्शन? तो सीडीएस सीओ से अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण, तो ये जो हम लोग कहते हैं पल्स डायग्नोस्टिक जो यंत्र होता है, मशीन है, तो ये उपकरण किया गया है। तो नाड़ी डायग्नोसिस का मतलब हो गया नाड़ी जो पहचान लेता होगा नाड़ी के आधार पे, है ना। तो नाड़ी के आधार पे अब ये ऐसा एक मशीन या उपकरण लाया गया है, तो इसको क्या हो गया? सीडीएससीओ से अनुमोदन मिल गया है। तो अब जो आयुर्वेद है, अब उसमें देखिए किस तरीके से मॉडर्न मेडिकल भी अब आएगा, इसमें शामिल हो जाएगा। अभी तक क्या आयुर्वेद का लोग समझ लेते हैं जड़ी बूटी, कुछ भी करना हो आयुर्वेदिक प्रक्रिया अपना, यानी कि जड़ी बूटी वगैरह खाए। लेकिन अब इसमें क्या है? मशीन इस्तेमाल होगा, है ना, पल्स डायग्नोसिस मशीन का इस्तेमाल। इसका नाम किया गया है नारी तरंगिणी। तो सीडीएससीओ से अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण हो गया नारी तरंगिणी। और ये आयुर्वेदिक क्षेत्र में है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ऐसा ना हो कि इंग्लिश जो हम लोग दवाई चलाते हैं वैसा नहीं है, ये आयुर्वेद सेक्टर में है। ठीक है, यानी कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में नहीं है, आयुर्वेदिक में ऐसा आया है। भारत ने किस देश के साथ लिथियम खनन और अन्वेषण हेतु समझौता किया है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या फिर बोलीविया? सही जवाब क्या है? किस देश के साथ लिथियम खनन, आजकल लिथियम की बड़ी उपयोगिता हो गई है, मोबाइल के बैटरी में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो लिथियम खनन और अन्वेषण हेतु किस देश के साथ इसका समझौता किया है? अब आप लोग इसको देख करके बताएंगे। अब इसमें दो नहीं, एक ही देश बाहर हुआ। आप पहले आप बनाए इसका, इसमें 3 ऐसा देश है। अर्जेंटीना, बहुत बढ़िया जवाब आ गया। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन ए, अर्जेंटीना। तो भारत ने किस देश के साथ लिथियम खनन और अन्वेषण तो समझौता किया है? तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पार्ट में एक देश है जिसका नाम है अर्जेंटीना। आप लोगों ने भूगोल में भी इसको खूब बढ़िया से पढ़ा होगा। तो अर्जेंटीना के साथ ऐसा समझौता किया गया लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए। तो इसको आप लोग याद रखिए। जैसे आप लोगों ने पराना नदी का नाम सुना होगा, है ना, आप लोगों ने एंडीज का नाम सुना होगा, एक अंकागुआ का नाम सुना होगा जो एंडीज की सबसे ऊंची शिखर है, यहीं पे है। तो अर्जेंटीना को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर भी है। आप लोगों ने एक
एक रेगिस्तान का नाम सुना होगा जिसका नाम है पैटागोनिया। पैटागोनिया वो यहीं पे है, पैटागोनिया। और ये कौन सा मरुस्थल है? ये शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। तो ये है अर्जेंटीना में ही। तो किस देश के साथ लिथियम खनन और अन्वेषण तो समझौता किया? तो अर्जेंटीना के साथ किया है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में फोकस 10 देश कौन सा था? फोकस देश कौन सा था? जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो फोकस देश कौन सा था? सही जवाब बताएंगे आप, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी। लिथियम का यूज बैटरी बनाने में होता है, जो शुष्क सेल होता है ना उसमें होता है। जम्मू कश्मीर में भी भंडार मिला है। अभी जम्मू कश्मीर में लास्ट ईयर देखे ना तो वो न्यूज़पेपर में आया भी था कि उसका एक बहुत बड़ा भंडार मिला है। जैसे बिहार में सोने का भंडार मिल गया, लेकिन सोना उत्पादित हो कहाँ रहा है? जमुई में मिला है ना। तो 55वें अंतर्राष्ट्रीय, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑस्ट्रेलिया को इस बार हम लोग सेंटर में रखे थे और ऑस्ट्रेलिया को फोकस कर रहे थे, ठीक है। फ्रांस नहीं, गलत हो गया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, फ्रांस नहीं, ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब क्या हो गया? फोकस कंट्री था ऑस्ट्रेलिया। एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एनप्राउड पहल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। तो आप लोग इसका सही जवाब बताएंगे। एनप्राउड पहल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। ये स्मॉल एन है, छोटा वाला एन है, और फिर PROUD है। तो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। तो एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से, जैसे कि जो एक्सपायरी दवाएं हैं वो बहुत हानि भी करती हैं, चाहे वो जल प्रदूषण हो जाए, मृदा पॉल्यूशन हो जाए, इसकी वजह से होता है। तो वैज्ञानिक तरीके से अब इसका निपटारा किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया है भारत में केरल राज्य के द्वारा। तो निपटाने के लिए इनप्राउड पहल शुरू कर दिया गया है। और इस राज्य के द्वारा जब शुरू किया गया है तो जो जो एक्सपायर्ड जो मेडिसिन है, जैसे भारत में देखा जाए कॉमन बीमारी है कि दवाई एक्सपायर हो गया, उसको कहीं पे लोग डंप कर फेंक देते हैं कचरे में या तो डाल देते हैं, तो वो हानि करता है। तो इसको वैज्ञानिक तरीके से निपटारे का सबसे पहला इसका जो महत्व समझा वो केरल राज्य समझा। तो केरल राज्य के द्वारा स्टेप ले लिया गया है। अब लोगों से घर घर जा करके उनके उनके यहाँ जो भी एक्सपायर्ड मेडिसिन होगा वो कलेक्ट वो कर लेंगे, और कलेक्ट करने के बाद फिर वो डंप करेंगे अपने वैज्ञानिक तरीके से। और इसके अलावे जो मेडिकल स्टोर है वहां पे भी ऐसा प्रावधान किया गया है कि कोई ऐसा पात्र बर्तन रख दिया जाए, कोई ऐसा सुविधा वहां पर दे दिया जाए ताकि वो खुद ही जाएं और वहां अपने घर का जो भी एक्सपायर्ड मेडिसिन है वो वहां पे छोड़ जाएं। तो इस तरीके से कलेक्शन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ऐसा इन प्राउड पहल शुरू करने वाला जो राज्य बन गया वो बन गया केरल। अब आप इसको बिहार से फिट कर दीजिए। बिहार में तो अभी ऐसा चेतना भी नहीं है। बिहार में चेतना के स्तर पे ही अभी लोग सोच नहीं पाएंगे कि ऐसा भी सिस्टम हो सकता है। तो शुरू करना चाहिए ना, तभी तो हम लोग एक बराबर स्तर पे सब जगह काम होगा। तो भारत में देखा जाए तो ऐसा ना कि कोई राज्य फिसड्डी हो जाए। तो हर स्तर पे पहल करना बहुत जरूरी है। यहाँ के जो नेता हैं उनको ऐसा मिशन भारत में, बिहार में शुरू कर देना चाहिए, इन प्राउड पहल टाइप में ही। जब केरल स्टार्ट किया तो बिहार क्यों नहीं करेगा? फिर मालूम चला ये केरल बिहार से 50 साल आगे चला गया हर चीज के मामले में। फरवरी 2025 में किन 2 भारतीय शहरों को पहली बार वेटलैंड्स की रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है? लखनऊ, जयपुर, भोपाल, उदयपुर, रायपुर, जोधपुर, इंदौर, उदयपुर। तो भारतीय शहरों को पहली बार वेटलैंड्स की सूची में शामिल किया है। उत्तर बताएंगे आप लोग। ऐसा ही सवाल किताब में जो दिया था, मतलब 1 लाइन के रूप में इसका फैक्ट दिया था। हालांकि रामसर स्थल इस पे नहीं होगा, लेकिन इसको हाईलाइट किया गया है। तो 2 शहर हैं, एक मध्य प्रदेश का इंदौर और राजस्थान का उदयपुर, सिटी ऑफ लेक्स ना, उदयपुर। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो 2 भारतीय शहरों को पहली बार वेटलैंड्स की, मतलब ये 2 शहर हैं ना, ये अपने यहाँ पानी का प्रबंधन बहुत बढ़िया से किए हैं। जैसे जो उनके यहाँ जो प्राचीन जो पद्धति थी जल संरक्षण करने की, उसका इन्होंने बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया है। तो उन विधियों को इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पे जल संरक्षण की जो दिशा है में बहुत अच्छा काम हो गया है। जैसे बिहार,
तो बिहार में अभी बारिश कुछ दिन पहले तक नहीं हो रही थी, तो नॉर्थ बिहार जो कि इस समय तक बाढ़ से जल से भर जाता था, अब ऐसी हालत हो गई थी कि पानी का जो लेवल है तो वो बहुत नीचे चला गया था। तो इसके पीछे वही सब रीजन हो जाता है कि इमरजेंसी में अगर पानी की आवश्यकता पड़ जाए तो संकट की स्थिति आ जाएगी। तो दो शहरों ने जल संरक्षण की दिशा में बहुत बढ़िया काम किया है, इस वजह से इनको इस तरीके से सूची में, लिस्ट में डाल दिया गया। भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने कहा मंजूरी दी है? बिलासपुर, रीवा, बांधवगढ़ या फिर नंदन कानन? 24 नंबर का भी सवाल आपको दिख रहा होगा, पहले आप बनाएं। तो इसका उत्तर बताना है आपको। नहीं, रीवा, बिलासपुर आप लोगों ने गलत लगा दिया है। रीवा, तनुश्री का डी लगा है, नंदन गलत हो गया। मैक्सिमम लोगों ने बिलासपुर किया, रीवा को आप याद रखेंगे। तो सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना को केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण ने मंजूरी दी है। रीवा भी एमपी में ही है। तो रीवा मध्य प्रदेश का शहर है, यहीं पे सफेद बाघ आप लोग याद रख लेंगे। बजट 2025-26 में ज्ञान भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बजट 2025-26 में ज्ञान भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पस क्या है? सही जवाब बताइए। दो लोगों ने सही किया था, हर्षित पांडे और एक नीलू यदुवंशी। रीवा। शिया रघुवंशी का भी सही रहा है। तो शिया और नीलू दोनों रघुवंशी, दोनों बहन है क्या? तो दोनों का सही रहा। और पूछा गया है नेक्स्ट कि अब इसमें ज्ञान भारत मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। जहां मैंने ऑप्शन आपको दिखाया ही नहीं था, सवाल पढ़ दिया, ऑप्शन नहीं दिखा, अलग पेज पे हो गया। तो खैर, तो इसका उत्तर आप लोग याद रखेंगे, 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। ठीक है, ऑप्शन नहीं गया। अब ध्यान से, अब मुझे लगा कि वो पेज जो है वो वही आया हुआ है, तो कोई बात नहीं है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना का उद्देश्य है गरीब और अशिक्षित लोगों के राशन कार्ड का एकीकरण, शिक्षा ऋण का केंद्रीकरण, उच्च गुणवत्ता की शैक्षणिक सामग्री की सबको सुलभता, मेडिकल इंश्योरेंस सुविधा। तो उत्तर आप लोग बताएंगे, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य क्या है? सही जवाब बताइएगा। आज हो गया 11 अगस्त, और 11 अगस्त आप लोग 15 अगस्त तक करंट अफेयर्स करेंगे। तो जो 15 अगस्त के बाद मैगजीन आएगी ना, वो आपके लिए सारे करंट अफेयर्स को अपने साथ लिए रहेगी, तो उसको पढ़ना ज़्यादा भलाई रहेगा। खास करके जो बिहार स्पेशल वाली करंट अफेयर्स है वो आप लोग 20-22 के आसपास में कोई मैगजीन आ जाएगी, उसको खरीद लीजिएगा। 25 अगस्त तक अगर कोई मैगजीन आती तो और अच्छा होगा, उसमें सारा कलेक्शन रहेगा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे, अभी अभी से चिल्लाइए नहीं कि बिहार स्पेशल बिहार स्पेशल, छूट जाएगा। मैगजीन पहले खरीद लेंगे, करंट अफेयर्स उसमें बाद में आएगा फिर। तो 25 अगस्त के आसपास में कोई किताब लेकर के सवेरे शाम रात पढ़ पढ़ के उसको खत्म करना पड़ेगा आपको। 15 अगस्त तक का करंट अफेयर्स आपको अच्छे से कर लेना है। और रोज पढ़ाने का जो है ना वो चलेगा मेरा 22 से थोड़ा सा ना काम है भी, रोज पढ़ाएंगे आप लोगों को। बहुत बढ़िया सवाल तैयार किया हमने रैंकिंग पे, वो कल मैं कराऊं, कल चाहे परसों मैं करा दूंगा रैंकिंग वाला, 50 सवाल उस पर आपका तैयार हो गया है। और इधर भी जो है ना उसका भी रिवीजन करा देंगे, जो रैंकिंग वाला है ना। बहुत सारे सूचकांक है रैंकिंग में, जो भारत का पोजीशन और वर्ल्ड में कौन सा पोजीशन एक पे रहा है उसको करा देंगे। तो एक महीना है, तो आपको करंट अफेयर्स तो 15 अगस्त तक करना पड़ेगा ना, तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स तो आप लोग 10 दिन में खत्म कर देंगे बिहार वाला। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का जो उद्देश्य है वो है उच्च गुणवत्ता की शैक्षणिक सामग्री को की सबको सुलभता, यानी कि सबको, सबके एक्सेस में रहे, सबके सीमाओं के भीतर ये रहे। और क्वालिटी कैसी हो? मनोहर पोथी की नहीं, हाई क्वालिटी की हो, स्टैंडर्ड हो। तो शैक्षणिक सामग्री की सबको सुलभता हो जाए। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य यही है। हाल ही में किस राज्य ने मन मित्रा नामक व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से सरकारी सेवाओं के लिए लॉन्च किया है? तो सरकार की जो भी गवर्नमेंट जो सेवाएं हैं, अब मान लीजिए किसी को राशन नहीं मिल रहा हो, जो भी सेवा सरकार दे रही होगी उस राज्य में पार्टिकुलर में,
तो अब व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से इसको शुरू कर दिया गया है। तो ये शुरू किया गया है किस राज्य में? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर पश्चिम बंगाल। ये सब बिहार को लॉन्च करना चाहिए। कहीं केरल लीड कर रहा है, कहीं तेलंगाना लीड कर रहा है, कहीं पे आंध्र प्रदेश लीड कर रहा है, बिहार फिसड्डी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्रा नामक व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से सरकारी सेवाओं के लिए लॉन्च किया? तो आंध्र प्रदेश। जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का प्रशासन में इस्तेमाल होगा, जितना ज्यादा हम टेक्नो फ्रेंडली होते जाएंगे, उतना ज्यादा राज्य में करप्शन कम होते जाएगा। उगाही कहते हैं ना, कहीं काम कराने आप लोग गए तो 500 रुपया मांगते हैं कि आपको ना एक प्यून बैठा देंगे, प्रॉपर पता नहीं चलेगा, तो प्यून वो या फिर कोई होता है दलाल टाइप में, वो 500 रुपये करना है। तो ये बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, करप्शन। इसी वजह से अपना राज्य पीछे है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जितना भी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, इस्तेमाल ये कि आपको करप्शन पे निबंध ही लिखना पड़ जाए। तो करप्शन दूर करने के उपाय में आप लोग टेक्नोलॉजी के बारे में लिखेंगे ना। अब जैसे आंध्र प्रदेश का उदाहरण दे सकते हैं ना कि उसने चैटबॉट के माध्यम से नागरिक सेवाओं के लिए या विस्तार किया है, नागरिक सेवाओं की सुलभता जनता को कराई है। इसका जो उदाहरण बिहार भी अपना सकता है। तो आपको आपके पास एक नया आइडिया है मेंस में लिखने के लिए। आप डंडा लेकर के किसी को रोका नहीं जा सकता कि भाई पैसा मत लो, वो संस्कार में ही घुस गया है। और वो हैं कौन? तो सब आपके सीनियर ही हैं। भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का क्या नाम रखा था? विजय दुर्ग, शौर्य स्थल, समरगढ़, कर्ण विजय। सही उत्तर बताएंगे आप। बहुत बढ़िया जवाब रहा आपका, बहुत सुंदर जवाब। सभी लोगों ने आंध्र प्रदेश किया है। सभी का उत्तर ए रहा है यहाँ पे। भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम रखा विजय दुर्ग। विजय दुर्ग को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम स्थित किचनर हाउस का जो नाम है किस नए नाम से बदला गया है? रावत निवास कर दिया गया है, मानेक शॉ हाउस कर दिया गया है, पटेल सदन किया गया है, विक्रम हॉल किया गया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी आईसीएस अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन बाद में यह सफल नहीं रहा, इसको बंद भी कर दिया गया। अब क्या है कि उसी फोर्ट विलियम का जो किचनर हाउस था उसका नया नाम कर दिया गया मानेक शॉ हाउस के रूप में। तो ऑप्शन बी जिनका भी सही हो, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दूरसंचार और आईटी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सी डॉट द्वारा कौन सा इंक्यूबेशन प्रोग्राम शुरू किया गया? तेजस, समर्थ, दिगंत और युक्ति। तो दूरसंचार और आईटी नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए सी डॉट के द्वारा कौन सा इंक्यूबेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है? उत्तर इसका ऑप्शन बी, समर्थ प्रोग्राम शुरू किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस आईआईटी संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर। इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। मानिक शाह जवाब आया, बहुत बढ़िया जवाब आ गया आपका पहले वाले का। अब आपको इसका उत्तर बता देना है। तो भारत सरकार के द्वारा किस आईआईटी संस्थान के सहयोग से दुनिया के सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब का विकास किया गया है? इसलिए मैंने कहा था कि आईआईटीएंस अगर टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करेंगे तो भारत की प्रगति और अच्छे से और तेजी से होगी। अब वो आईआईटीएन आईआईटी पास करने के बाद देखिए क्या स्थिति बनता है, कितना शर्मनाक स्थिति है कि आईआईटी कर गए हैं, फिर वापस कहाँ गए? घटना चक्र। घटना चक्र नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन कैसे देखेंगे 10 ईयर्स का? फिर लूसेंट लेकर के आगे कुछ फैक्चुअल जानकारी लेने के लिए, कोचिंग का नोट्स। आईआईटी पास करने के बाद टेक्नोलॉजी में कितना बढ़िया काम होगा। तो ये जो हाइपरलूप जो टेस्ट ट्यूब विकसित किया गया है वो आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब ये क्या है? एक प्रकार सा ये ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है, यातायात प्रणाली है। यातायात यानी कि एक ट्यूब होता है और उसी में कैप्सूल जैसा कोई एक यातायात वाहन हो सकता है। तो बहुत कम समय में इसकी स्पीड बताई गई है 500 पर आवर प्लस, यानी कि 1000 भी हो सकता है। बहुत ही कम समय में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे यात्रा कर सकता है। तो इस वजह से अभी देखिएगा तो भारत में ऐसा भी परीक्षण के स्तर पे ही है। तो हाइपर लूप टेस्ट जो ट्यूब विकसित किया गया, यानी कि निर्वात में गाड़ी चलेगी, निर्वात में, उसमें कोई हवा नहीं रहेगा, तभी जाकर के उसका जो स्पीड है वो मेंटेन वो कर पाएगा। तो हाइपर लूप जो ट्रेन आ जाएगी तो निर्वात में वो ट्रेन चलेगी और 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलेगी। तो पटना और दिल्ली के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे का हो जाएगा, 1.5-2 घंटे में आप मुंबई पहुंच जाएंगे। बीच में आरा, बक्सर ये सब नहीं आएगा। कहाँ पहुंचेंगे? सीधा पहुंच जाएंगे दिल्ली, है ना।
अब ये नहीं कि फिर उसमें वैक्यूम मारना नहीं है कि आरा में रुक जाए, ऐसा नहीं होगा। तो वो हाइपर लूप है, यहाँ से ट्रेन खुलेगी सीधा दिल्ली रुकेगी। अब देखा जाए स्टॉपेज फिर कहाँ होता है, हो सकता है मुगल सराय में देते हैं। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। सही जवाब बताइए। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हाइपरलूप जब चलेगा तब तक हम लोग सब बूढ़े भी हो सकते हैं, या अगली पीढ़ी है उसकी अगली पीढ़ी को इसका फायदा हो जाएगा। बहुत बढ़िया जवाब आया ऐसा, केरल। बहुत सुंदर जवाब, केरल। तो वरिष्ठ, तो सीनियर सिटीजन कमीशन एक राज्य गठित करता है, इसका नाम है केरल। जैसे क्या है, बुजुर्गों की भी बहुत सारी अपनी समस्याएं हो गई हैं, है ना, कि उनकी कोई सुन नहीं रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अब उनकी बोलने की उतनी क्षमता नहीं रही, काम करने की, उठने बैठने की क्षमता नहीं, दुर्व्यवहार हो रहा है। तो इसको लेकर के राज्य सरकार ने संवेदनशीलता अपनाया, और भारत का एक राज्य है केरल, और उसने ऐसा कमीशन बना दिया जो सीनियर सिटीजन के सारे हितों का वो ध्यान रख सकती है। तो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला जो राज्य बन गया वो बन गया केरल। अब जैसे मान लीजिए किसी का कोई बेटा हो, बेटी हो, उनको प्रताड़ित कर दे, संपत्ति इतना चाहिए, अभी अपने कमीशन में जाकर के अपने मुद्दे को रख सकते हैं। अभी तक तो भारत में ऐसा कोई कमीशन है नहीं जो बुजुर्गों के लिए हो, जो सीनियर सिटीजन के लिए हो। तो ऐसा व्यवस्था देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। कितना आगे इन लोगों का सोच है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन फरवरी 2025 में कहाँ पे हुआ? दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में, इंडिया गेट लॉन नई दिल्ली में, नेहरू आर्ट सेंटर मुंबई में, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में। तो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन कहाँ पे किया गया है? सही जवाब बता दीजिए। बुढ़ापा में कोई नहीं देखता है, इसीलिए तो आयोग बना दिया गया केरल में, कमीशन बना दिया गया है, कमीशन फॉर सीनियर सिटीजन, है ना। तो सीनियर सिटीजन कमीशन गठित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया केरल। तो सबने इसका उत्तर बी लगा दिया, इंडिया गेट। गलत हो गया, नोएडा में हुआ है। इंडिया गेट बहुत आपको याद रहता है, इसलिए तुक्का कभी भी आपको ना जो अच्छा लगे उसको मत लगाइए। अट्रैक्टिव प्लेस जो है ना वो यहाँ पे रख दिया गया ताकि आपको जो है लगे कि वही होगा, और हो गया गलत। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा। तो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन किया गया है यहाँ पे। दिल्ली जाने का मतलब इंडिया गेट थोड़े ना है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। दो प्रदेश है, एक उत्तर है एक मध्य है। नोएडा को याद रखेंगे, तुक्का इंडिया गेट नहीं। इंडिया गेट दिल्ली वाले सवाल में नंबर 1 पर अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेस रहेगा तो खूब बढ़िया से पढ़िए। बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मारना ही नहीं है, नहीं आए तो छोड़ दीजिए। यूपी, बहुत बढ़िया जवाब आ गया इसका, यूपी। उत्तर प्रदेश का जो झांकी है वो टॉप पे रहा। जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को मंजूरी दे दी है? नशा में रहेंगे लोग। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार। तो किस राज्य सरकार ने उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को अब वहां मंजूरी प्रदान कर दी गई है? उत्तर बताएंगे। अपनी जात से बाहर हत्या कर दी जा रही है, उससे भी ज्यादा शर्मनाक उसको जस्टिफाई किया जा रहा है, उसके फादर ने सही किया है, ये सबसे ज्यादा शर्मनाक इसलिए जानते हैं क्यों? क्योंकि जैसे कैसे बंदर के हाथ में उस्तूरा लग जाना, ठीक वैसे ही जो मोबाइल है ना वो लग गया है वैसे ही टाइप के लोगों के लिए, कुछ भी कमेंट कर देते हैं। जिनके पास सोचने का कोई लेवल नहीं है, बौद्धिक क्षमता नहीं है, वो क्या कमेंट कर रहे हैं और उसको आप लोग पढ़ लेते होंगे। इग्नोर कीजिए इन सब चीजों को। इसका उत्तर आप लोगों ने क्या बताया है? एचपी। बहुत बढ़िया जवाब आ गया, हिमाचल प्रदेश। क्या कंगना यहीं की हैं? उससे आप लोग फिट कर दीजिएगा। कंगना यहीं की हैं, अब आप ही बताएंगे ना।
जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को मंजूरी दे दी है? उत्तर इसका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतें वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 की सूची में शामिल की गई है? लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद या फिर जयपुर? उत्तर बताएंगे आप लोग। कंगना का तो आपको खूब याद रहेगा। तो इसमें आप लोगों ने क्या किया है जवाब? बीपीएससी टीआरई का बैच चलता है ना? ठीक है, लखनऊ, हैदराबाद। उत्तर गलत हो गया आपका। ठीक है, इसका उत्तर है हैदराबाद, ऑप्शन सी। टीआरई का आप इंक्वायरी कर लीजिएगा ना, इस पे वो बता देंगे एग्जैक्ट। मेरे से चूक हो सकती है। इस नंबर पे आप पूछ लीजिएगा कहाँ गया नंबर। आज तो नंबर ही नहीं डला हुआ है, आज वो चल भी नहीं रहा है लाइन। खैर, उत्तर इसका ऑप्शन सी हैदराबाद। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? जापान, फ्रांस, स्पेन या फिर दक्षिण कोरिया? तो भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? उत्तर बताएंगे। एआई आजकल बहुत ज्यादा हम लोग देख रहे हैं प्रचार में आ रहा है या यूज में आ रहा है। फ्रांस, फ्रांस नहीं, स्पेन ना, स्पेन, स्पेन। सोनू कुमार थोड़ा जानकारी दे देते। कौन से? वो बैच का नहीं पता है। नंबर तो आपके पास होगा ना संस्थान का, पूछ लीजिएगा। तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वर्ष, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्पेन। ये कहां का? एक यूरोपियन देश है, यूरोपियन कंट्री है। ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय था नवाचार में सहयोग, हरित विकास की ओर, एआई और ग्लोबल बिजनेस, सतत विकास के लिए, युवा उद्यमिता। उत्तर बताएंगे। 37वां बहुत अच्छा सवाल पूछा गया, उसको आप लोग मेंस में बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं। मेंस में आप लोग इसको लिखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। तो ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन 2025 का जो मुख्य विषय रहा, एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संरक्षित के संसाधनों को, और उसके लिए जो यूथ एंटरप्रेन्योरशिप है, युवा जो उद्यमिता है, उसको बढ़ाने की बात कर दी गई है। तो इसका जो मेन सब्जेक्ट रहा वो रहा सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिग सृजनम का शुभारंभ कहां से हुआ? एम्स नई दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, आईआईटी हैदराबाद, आईसीएमआर चेन्नई में। तो भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिग सृजनम का शुभारंभ कहां पे हुआ है? सही जवाब बताएंगे आप। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एम्स दिल्ली के द्वारा किया गया। ठीक है, वन लाइनर है, इसको ज्यादा। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर स्थित 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम क्या रखा है? नया नाम क्या रखा है? सूर्यजल है, अजमेर झील है, वरुण सागर है, नवरस सरोवर है? कितना बढ़िया ऑप्शन तैयार किया गया है। अब आपको बताना है फॉय सागर झील का नया नाम राजस्थान सरकार ने क्या रखा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वरुण सागर। ऑप्शन सी को आप ध्यान रखेंगे। फरवरी 2025 में देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन कहां शुरू किया गया? गंगटोक, सोरेंग, शिलोंग, ऊना? उत्तर बताइएगा। भारत का वो राज्य जो इसको बहुत प्रमोट किया है, साथ ही दिखाया है, तो उसका वहां का जो स्वच्छता इंडेक्स है वो भी बहुत शानदार है ना? तो आपको इसका उत्तर बताना है। सिक्किम, सोरेंग। उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, सोरेंग सिक्किम में है। तो 2025 में देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र जो है वो सिक्किम में किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में
किस युद्ध निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? अर्जुन का, संजय का, नेत्र का या फिर दिव्य दृष्टि का? सही जवाब क्या है? गैंगटोक। गलत हो गया गैंगटोक। शोरिंग सोरिंग सोरिंग। वरुण सागर, सिक्किम। बहुत बढ़िया। इसका उत्तर ऑप्शन बी, संजय। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में युद्ध निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है, संजय नाम रखा गया है। गुजरात के कच्छ जिले का कौन सा गांव राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? कांडला, भुज, गुनेरी या फिर लखपत? सही जवाब क्या है? सही जवाब क्या है? संजय। सभी लोगों का सही रहा संजय। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गुनेरी। याद रखेंगे, गुजरात के कच्छ जिले का कौन सा गांव राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? तो गुजरात का गुनेरी बना है, कच्छ जिले का है पहला जैव विविधता विरासत। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर इसका ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को डिकोड करने वाले विशेषज्ञ को $1 मिलियन इनाम देने की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? केरल, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। वो राज्य जिसने अभी तक हम लोगों ने सिंधु घाटी की जो लिपि है उसको डिकोड नहीं कर पाया है। यही वजह है कि इसको हम लोग आद्य इतिहास में रख देते हैं, है ना, आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो इसको अब एक राज्य की सरकार अब चाहती है कि इसको डिकोड किया जाए, इसकी भाषा को डिकोड करके पढ़ा जाए, तो उसने $1 मिलियन इनाम रख दी है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बहुत बढ़िया। तो एम के स्टालिन, तमिलनाडु उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नहीं, आंध्र का तो ऑप्शन नहीं है, तमिलनाडु। तो केरल, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ऐसा पहल जो किया गया है, और इसी कारण से स्टालिन चर्चा में भी आ गए थे ना, कि उन्होंने पहली बार ऐसा प्रयास किया। क्यों? क्योंकि एकेडमिक स्तर पे इस लैंग्वेज को डिकोड किया जाए ताकि हमें जानकारी मिल सके सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। तो आज भी ये प्रयास जारी है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो हम लोगों ने उत्खनन किया इसके स्थल को, लेकिन आज भी इसकी लिपि को पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। तो राज्य सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग कर दीजिए, $1 मिलियन आप लोगों को मिल जाएगा। केंद्र सरकार ने देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया? सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब क्या है? मेरे आंसर स्लो होते हैं, शो नहीं होते हैं। होगा क्यों नहीं होगा? इसका उत्तर आप लोग बताएंगे। तो इसका उत्तर है केंद्र सरकार ने देश का पहला जैविक, तो सिक्किम ही होगा, सिक्किम को आप ध्यान रखेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहां पे हुआ? इसकी थीम क्या थी? भोपाल, ग्लोबल इंडिया के लिए एनआरआईज का योगदान, भुवनेश्वर, एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान, जयपुर, भारत को जोड़ने वाले एनआरआईज, दिल्ली, विकसित भारत 2047 के लिए एनआरआईज की भूमिका। अब आपको बताना है कि इसका थीम क्या है और कहां पे आयोजन किया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 2025 भुवनेश्वर। बहुत बढ़िया जवाब आ गया। इसका उत्तर है भुवनेश्वर, एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रोजेक्ट विस्तार किस आईआईटी ने भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति के लिए शुरू किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर। तो प्रोजेक्ट विस्तार के बारे में बताना है, किस आईआईटी ने भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति के लिए शुरू किया है? तो डिजिटल क्रांति किस में हो जाए? भारतीय कृषि में हो जाए। तो प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत कर दी गई है आईआईटी मद्रास के द्वारा। देखिए, कृषि का भी जो डिजिटल तरीके से उन्नति तो होना ही चाहिए, डिजिटाइजेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो किसानों को अपने मोबाइल के स्क्रीन पर ही बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। तो कृषि में डिजिटल क्रांति हो जाए। 4 से 9 जनवरी 2025 तक आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव की थीम क्या थी? ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण, सशक्त महिला, समृद्ध गांव, विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले रेजिलियंट ग्रामीण भारत का निर्माण, हरित और डिजिटल ग्राम। तो ये लंबा वाला जो है वही इसका उत्तर है। विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण। 49
गृह मंत्री अमित शाह ने वडनगर जो कि गुजरात में है किस संग्रहालय का उद्घाटन किया है? लोटस गैलरी, पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय, भारतीय ज्ञान संग्रहालय, प्राचीन भारत संग्रहालय। तो अमित शाह के द्वारा वडनगर में पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच सिरेमिक कांग्रेस जनवरी 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया? कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल। तो 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस आयोजित किया गया है कोलकाता में। उत्तर इसका ऑप्शन ए सही जवाब है। तो 50 सवालों का अभ्यास मैंने आपको करा दिया। फिर मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हो गया 50 सवाल 1 घंटे में। ठीक है, थैंक यू।